बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2025। और स्टूडेंट्स, आज हम 2017 सप्ली 2 का पेपर डिस्कस करेंगे। इस पेपर में बहुत आप कह लें कि 60 to 70% मटीरियल जो है, पीछे जो आप पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं और मेमोराइज़ कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उससे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने का ये मकसद है कि क्वेश्चन नंबर 8 तक जो क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी आपके सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं है, यानी वो वाले टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड हुए हैं क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस का पेपर था। ठीक है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपके टॉपिक्स ही आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो जो इंक्लूडेड है हम जस्ट वही डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। गिव रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू एसिटल्डिहाइड। तो अब ये देखें, आपने एसिटाइलिन क्या होता है आपके पास, ये तो आपको बहुत अच्छे से अब आ गया है कि इथाइन को हम एसिटाइलिन कहते हैं। ठीक है, तो इससे आपने एसिटल्डिहाइड बनाना है, तो इसमें वाटर ऐड करके, ठीक है, और इनोल बनता है और उसके बाद इसकी रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा दफ़ा ये रिपीट हो चुका है पास्ट पेपर्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजाइल क्लोराइड। अब आपने बेंजल क्लोराइड, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि बेंजल पूछा है या बेंजाइल पूछा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें, आपके पास अगर आप जो बेंजीन है उसकी साइड चेन की क्लोरीनेशन करते हैं, साइड चेन की, जैसे कि आपने वैसे भी अल्केन्स की क्लोरीनेशन पढ़ी हुई है ना, मतलब आपने मीथेन की हुई है क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, या यूवी रेडिएशंस आप करते थे, तो वो एक इसमें से एक हाइड्रोजन आता था, इसमें से एक Cl आता था। ठीक है, तो जो मिथाइल यानी ये जो चेन है इसकी क्लोरीनेशन हो जाती थी। ठीक है, CH3Cl। सेम उसी तरीके से हमने क्या करना है, अगर बेंजीन के साथ सिंपल बेंजीन की भी आपने अल्काइलेशन पढ़ी हुई है, सिंपल बेंजीन है ना, ठीक है, तो उसको आपने एसाइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 आप रिएक्ट करवाते हैं, तो ये मिथाइल जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो HCl के साथ निकल जाता है। लेकिन अब आपको एक और सिचुएशन बताई जा रही है कि अगर आपके पास बेंजीन है और बेंजीन के साथ साइड चेन लगी हुई है और अब आप क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, जैसे बिल्कुल अल्केन की करवाई थी, तो सनलाइट की प्रेजेंस में आप इसकी क्लोरीनेशन कर सकते हैं। तो बेंजीन में Cl जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, बल्कि साइड चेन की जो हेलोजिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक हाइड्रोजन जो है ना रिप्लेस हो जाएगा, CH2Cl आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, ये इनके आप कह सकते हैं कि कॉमन नेम्स हैं, तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। और अगर आपने दोबारा से इस बेंजाइल क्लोराइड की दोबारा से एक दफ़ा और क्लोरीनेशन की तो फिर आपके पास आ जाएगा बेंजल क्लोराइड। ठीक है, यानी जिसमें CH के साथ 2 क्लोरीन लगे हुए, तो ये हो जाएगा बेंजल क्लोराइड। ठीक है, ये चीज़ आपने याद करनी है। लास्ट वाला तो बहुत आसान है, बेंजीन बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, बेंजो ट्राइक्लोराइड, तो ये तो आपको वैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि बेंजीन के साथ बेंजो, ठीक है, और आपके पास ट्राइक्लोराइड, यहाँ पर ये जो साइड चेन है उसके ऊपर 3 क्लोरीन होने चाहिए, तो इसका मतलब है उसको 3 स्टेप्स तक आप लेके जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि बेंजाइल क्लोराइड बनाएं तो आपने जस्ट यही वाला स्टेप लिखना है। ठीक है, अगर आपसे बेंजल क्लोराइड पूछा जाता है, जैसे कि ये रिएक्शन है, तो इसमें आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, बेंजीन। अच्छा, यहाँ पर देखें लिखा हुआ कि बेंजीन से बेंजल क्लोराइड पे जाना है, तो सबसे पहले आपने बेंजीन की अल्काइलेशन करके, ठीक है, अल्काइलेशन करके इन द प्रेजेंस ऑफ CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो उसको टॉलीन में कन्वर्ट करना है। फिर टॉलीन की आपने एक दफ़ा क्लोरीनेशन करनी है तो बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा करेंगे तो बेंजल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि आपने ये रिएक्शंस पढ़े हैं, साइड चेन की क्लोरीनेशन पढ़ी हुई है। ठीक है, बेंजीन के चैप्टर में। तो अब आपने इसको लिखना कैसे है, बेंजीन को बेंजल क्लोराइड तक लेके कैसे जाना है, तो पहले बेंजीन की आप जो है वो अल्काइलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये अल्काइलेशन हो गई।
देन आपके पास टॉलिन आ जाएगा, और टॉलिन की जो है वो एक दफ़ा हम क्लोरीनेशन करेंगे द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, और जब दूसरी दफ़ा करेंगे तो वो बेंजल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, कन्वर्ट क्लोरो इथेन इनटू इथाइल नाइट्राइल, इथाइल मिथाइल ईथर एंड इथाइल एसीटेट। अब क्लोरो इथेन आपके पास क्या है, सिंपल अल्काइल हैलाइड की बात हो रही है। ठीक है, ये यानी क्लोरो इथेन। ठीक है, इसका मतलब आप कह लें कि कॉमन नेम लिखा हुआ है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड कॉमन नेम है और क्लोरो इथेन इसका आयोपैक नेम है। ठीक है, अच्छा, यानी क्लोरो इथेन को आपने कन्वर्ट करना है इथाइल नाइट्राइल में। ठीक है, लाइक ये इधर इथाइल ग्रुप ही लगा रहता और ये क्लोरो ग्रुप हट के यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप लग जाता, और इथाइल मिथाइल ईथर यानी इथाइल तो इधर ही लगा रहता। ठीक है, और उसके साथ ये ऑक्सी मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता, और ये इथाइल इधर ही लगा रहेगा इथाइल एसीटेट में, और उसके साथ एसीटेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये एसीटेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐड करनी है। नहीं, ये इथाइल एसीटेट का फार्मूला नहीं है, बल्कि इथाइल एसीटेट तो हमारे पास एस्टर होता है ना, तो एस्टर को हम किस तरह से लिखते हैं, यानी एसीटेट जो होगा ना, ठीक है, वो तो एसीटेट तो यही होगा जो हमने लिखा था एसीटेट। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O ये एसीटेट होता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के दूसरी तरफ जो ग्रुप होगा वो इथाइल है। ठीक है, नेमिंग लिखने में एस्टर की नेमिंग लिखने में इस ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए जो भी होता है मिथाइल ओ इथाइल ओ उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम होता है इथाइल। ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा इथाइल, और फिर देन हम इस कार्बन को देख लेते हैं कि कितने कार्बन है, तो ये 2 कार्बन है, तो ये एसीटेट बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेंगे इथाइल ग्रुप के साथ CN ग्रुप लगाना है, इथाइल के साथ OR ग्रुप लगाना है, और इसमें इथाइल के साथ O और ये पूरा ग्रुप लगाना है। तो ये कैसे होगा? ठीक है, तो ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन आपने SN रिएक्शंस किए हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, यानी आपने न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, यानी ये आपके पास लीविंग ग्रुप अगर लीव कर जाए तो आपके पास पीछे ये कार्बोकैटाइन बन जाता है, और आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है यानी न्यूक्लियस लविंग जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगी वो आकर इस न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करके अटैच हो सकती है। तो अब आप कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल्स अटैच कर सकते हैं वो आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, एसएन रिएक्शंस वाले चैप्टर में एक टेबल बना हुआ है। आप आयोडीन को ऐड कर सकते हो HI डाल के, आप OH ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वाटर के साथ आप रिएक्शन करवा दें। ठीक है, OR ऐड कर सकते हैं आप, HOR ऐड कर दें, SH ऐड कर सकते हैं आप, H2S के साथ रिएक्ट करवा दें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ। ठीक है, यानी H जो है वो हेलोजन के साथ लीव कर जाएगा, बाकी SH ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखें आप अल्काइन के साथ इसको रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, अल्काइंस के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं और ये आपके पास एक चेन ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास H है, ठीक है, तो ये H इस X के साथ चला जाएगा। इसी तरह साइनाइड में अगर HCN के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो HCN के साथ निकल जाएगा, तो CN ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो HX के साथ निकल जाएगा, तो ये पूरा का पूरा RC डबल बॉन्ड O ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो H और X निकल जाएंगे, तो NH2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला तो क्वार्टनरी तक जाता है। यहाँ पर ये देखें, ये क्वार्टनरी तक जा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने सिंपल एक ही ऐड करवाया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो NH3 यानी सिंपल हम अमाइंस भी बना सकते हैं और अमोनियम सॉल्ट्स तक भी जा सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारी रिक्वायर्ड होगा हम उस तक चले जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखें, आपसे साइनाइड बनाने का कहा गया था, इथाइल साइनाइड बनाने का कहा गया था, तो HCN के साथ रिएक्ट करवा दें। इथाइल मिथाइल ईथर बनाने का क्या कहा गया था, तो आपने क्या करना है, एथेनॉल के साथ रिएक्ट करवा देना है। ठीक है, यानी इथाइल क्लोराइड को एथेनॉल के साथ रिएक्ट करवा दिया तो इथाइल मिथाइल ईथर बन गया। ठीक है, तो इस तरह का आपने रिएक्शन जो है वो ईथर की फॉर्मेशन में भी पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी अल्काइल हैलाइड्स को आपने अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करवाया है और उससे आप जो है वो ईथर बना रहे थे। ठीक है, ये वही जो आप का रिएक्शन है आपने पहले का ये पड़ा हुआ है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप अगर अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, साथ आपके पास ये इथाइल जो है वो इथाइल एसीटेट बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपने सब के साथ HCl लिखना है। ठीक है, यहाँ पर HCl यहाँ पर मैंने भूल गई हूँ यहाँ पर इसको ऐड करना, लेकिन आपने सब के साथ HCl लिखना है। ठीक हो गया, तो ये बहुत ही आसान थे, कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफाइल्स आपने ऐड करने हैं और अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बना देनी है। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज फिनोल एन एसिड व्हाइल अल्कोहल इज न्यूट्रल ऑल्दो बोथ हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर कंपाउंड्स। तो ऑब्वियसली बात है, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो फिनोल जो है वो आपके पास रेजोनेंस हो जाती है, क्योंकि जब फिनोल अपना यानी एच जो है रिमूव करता है तो जो पीछे स्पीशी बचती है वो फिनोलेट आइन होती है, ठीक है। फिनोलेट आइन जो है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, लेकिन अगर कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल सिंपल, तो वो अपना अगर प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो पीछे जो एल्कोक्साइड आइन है उसमें रेजोनेंस नहीं होती, दैट्स वाई वो स्टेबल नहीं होता और वो न्यूट्रल बिहेव करता है या लेस एसिडिक होता है या न्यूट्रल बिहेव करता है एज़ कम्पेयर टू फिनोल। ठीक हो गया, तो इसको आपने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, ठीक है। जो पेपर साथ मेंशन किए हैं उसमें आप चेक भी कर लिया करें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, गिव इक्वेशन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो ये पीछे ऑलरेडी साइनोहाइड्रिन वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यानी आपको पिछले पेपर में साइनोहाइड्रिन, ऑक्साइम्स और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन्स, ये सारा बनाने का तरीका जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2017 सप्ली 1 के पेपर की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपसे मैकेनिज्म भी पूछा है, ठीक है, HCN की एडिशन का मैकेनिज्म भी पूछा है, तो आपने प्रॉपरली इसकी पहले इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ये देखें 2017 सेकंड पेपर में ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो आपने इसका जो है वो इस तरीके से डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है पहले साइनोहाइड्रिन बनाने की, ठीक है। एसिटल्डिहाइड में आपने HCN ऐड किया और उसके बाद मैकेनिज्म के स्टेप्स लिखने हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, और प्रॉपर एरोज ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंशिएट बिटवीन एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड बाय गिविंग वैलिड टेस्ट्स। अब हेल्पिंग वीडियोस में आपने ऑलरेडी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वॉच कर ली है, तो आप इनमें से कोई भी स्टूडेंट इन तीनों में से कोई भी सेट जो टेस्ट जो है इसकी इक्वेशन लिख सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है वो टॉलेंस का टेस्ट लिखना चाहता है, उसकी इक्वेशन, कोई बेनेडिक्ट्स का लिखना चाहे, कोई फेलिंग्स का लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। अच्छा, ज़्यादातर रिकमेंड यही किया जाता है कि अगर एल्डिहाइड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करना आ जाए तो टॉलेंस टेस्ट ही किया करें, क्योंकि बेनेडिक्ट्स और फेलिंग्स में इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर थोड़ा सा भी बाय मिस्टेक ऊपर नीचे कर लें तो वो उनका पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉलेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट्स और फेलिंग्स सोल्यूशन टेस्ट जो है ये जस्ट एल्डिहाइड्स देते हैं और कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड तो हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने हेल्पिंग वीडियो देख ली है, अंडरस्टैंड कर लिया है कि कैसे क्वेश्चंस लिखी जाती हैं, क्या होता है, ठीक है। तो एंड पे जो सिल्वर मिरर बन रहा है उसको आपने ज़रूर बताना है, या जो भी प्रेसिपिटेट्स का कलर बन रहा है वो आपने ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, तो आपने इनमें से कोई एक कर लेना है, ओके। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, हाउ आर दीज रिलेटेड विद वन अनदर। अब प्रोटीन्स क्या होती हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी व्हाट आर प्रोटीन्स का क्वेश्चन जो है वो 2016 के फर्स्ट पेपर में आपने कर लिया है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपस में यानी पॉलीपेप्टाइड्स क्या होती हैं, बेसिकली प्रोटीन्स आपको पता होता है कि अमाइनो एसिड जो हैं वो ज्वाइन करते हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू वो आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इस तरह से जुड़ते रहते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स। तो अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती जा रही हैं, लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स वही बात है कि जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी जिसमें कुछ आप कह लें कि फ्यूअर अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं तो उनको हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स ही कहते हैं। लेकिन जब वो थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में ऐड होते जाते हैं तो उनको हम फिर पर्टिकुलरली प्रोटीन्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। यानी स्मॉल चेन्स अगर अमाइनो एसिड्स की होंगी तो वो पॉलीपेप्टाइड्स कहलाती हैं, लेकिन लॉन्ग चेन्स जो हैं वो प्रोटीन्स कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपल इनका जो है वो डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर आ जाता है पेपर में, क्योंकि इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स का आप लिख लेंगे, ठीक है। फिर आप पॉलीपेप्टाइड्स का लिखेंगे कि अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन अ लॉन्ग चेन्स कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो यानी अमाइनो एसिड्स ही आपस में ज्वाइन होकर पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स ज्वाइन टुगेदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब आपने यहाँ पर देखा कि अमाइनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना रहे हैं। अब पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में लंबी लंबी चेन्स अटैच होकर बहुत लॉन्गर फॉर्म में अटैच हो जाती हैं, तो उसको हम बेसिकली प्रोटीन्स कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है
क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन फॉलोइंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब ये BOD COD ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, अब ये शॉर्ट में आ गया है। तो आपने BOD मीन्स बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है और COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, सब जो हम कह लें कि वाटर है, वाटर के अंदर कोई भी प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर प्रेजेंट है और वो डिकम्पोज हो रहा है, ये नहीं समझो कि डेड प्लांट्स हैं, ठीक है, डेड प्लांट्स हैं और वो डिकम्पोज होना चाह रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है कि वो डिकम्पोज होंगे, जो भी डेड प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। तो अब इन प्लांट्स को डिकम्पोज करने के लिए, इनकी ऑक्सीडेशन के लिए हमें एक ख़ास अमाउंट चाहिए ऑक्सीजन की, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये वाटर में है, वो अंडर वाटर ये काम हो रहा है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन विद इन 5 डेज, 5 डेज़ के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन जो है वो इन को कंज्यूम करने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होती है 5 डेज़ के लिए, तो वो उन्होंने कहा कि ये दैट इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि इससे BOD से जो है ना, जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, 1 मिलीग्राम पर लीटर या 2 मिलीग्राम पर लीटर या 3 या 4 या 5, तो हमें पता चलता है कि यानी डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए भाई डिकम्पोज करने के लिए, तो इसका मतलब है कि अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है जिसको डिकम्पोजिशन की ज़रूरत है, मीन्स के डेड प्लांट्स हैं या कोई और मटेरियल है, डेड प्लांट्स या एनिमल्स हैं, उनको डिकम्पोज होने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ नॉट क्लीन वाटर, ठीक है, डर्टी वाटर है ये और कंटामिनेटेड वाटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BOD वाटर स्टेटस क्या है कि अगर 5 मिलीग्राम्स पर लीटर चाहिए होगा ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड है। अगर 4 चाहिए होगा तो डाउटफुल है, 3 मिलीग्राम्स चाहिए होंगे पर लीटर तो फेयरली क्लीन, 2 मिलीग्राम्स पर लीटर क्लीन और 1 मिलीग्राम्स पर लीटर वेरी क्लीन वाटर के लिए ये जो है वो पैरामीटर्स डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब क्या है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड फॉर केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। अब यहाँ पर हम जो है वो यानी लिविंग थिंग्स की बात नहीं करें, प्लांट्स या एनिमल्स की, हम यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और उसको जो है वो उसकी केमिकल ऑक्सीडेशन के लिए जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट इन अ वाटर इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल्स। अब बेसिकली क्या होता है कि अब बहुत ज़्यादा अगर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि जितने भी पानी के अंदर ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ज़्यादा COD की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और अगर कम है ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल्स तो इट मीन्स कि COD की वैल्यू भी कम होगी, ठीक हो गया। अच्छा, हायर वैल्यू ऑफ COD इंडिकेट्स मोर पोल्यूशन। ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल जैसे BOD में था कि अगर हायर वैल्यू ऑफ BOD होगी तो वो कंटामिनेटेड वाटर होगा, इसी तरह हाई वैल्यू ऑफ COD इंडिकेट करेगी कि वाटर जो है वो पोल्यूटेड है, मोर पोल्यूशन इज देयर, ठीक हो गया। तो 0.5 मिलीग्राम्स पर लीटर इंडिकेट्स वेरी क्लीन स्ट्रीम। अब ये यहाँ पर COD की वैल्यू 0.5 में वेरी क्लीन स्ट्रीम आई हुई है और वहाँ पर आपके पास BOD में जो है वो आपने देखा था कि हमारे पास 1 मिलीग्राम पर लीटर में जो है उसको क्लीन वाटर कहा गया। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सेक्शन B को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो ओल्ड सिलेबस में से थे तो वो ऑलरेडी कम हो गए हैं क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन C को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और मेमोराइज़ करना है ताकि आप जो है वो फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स गेन कर सकें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।